तो भाई जो सबसे ज़बरदस्त मेरे को चीज़ इसकी लगती है, इसका आप डैशबोर्ड देख रहे हो जा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज हमारे पे एक ऐसी गाड़ी है जो अर्टिगा और इनोवा, इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है ना, उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करती है। तो आज हमारे साथ है मराजो M4 एंड साथ ही के साथ मराजो के ओनर हैं सागर सिंह। तो वेलकम टू द चैनल ब्रो। तो भाई आप सबसे पहले ये बताओ कि ये गाड़ी आपने कब ली थी, कितने की ली थी और कितनी चल गई? एक्चुअली क्या, हम तो गए थे, हमें महिंद्रा की गाड़ी बहुत पसंद है क्योंकि इंडियन ब्रांड है एक तरह से। तो हमारा प्लान था कि हम बोलेरो लेंगे। ओके। उसका टॉप मॉडल लेंगे क्योंकि बोलते ना, अभी गांव में रहते हैं अपन लोग, तो हमने सोचा था कि वो कच्चे रास्तों के लिए और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसका मेंटेनेंस भी अच्छा है। बट मेरे फादर गए महिंद्रा के शोरूम पे, तो उनको ये गाड़ी अच्छी लग गई क्योंकि उस टाइम पे नई निकली थी, तो उन्हें डिज़ाइन वाइज अच्छी लग गई और फिर कंपनी वालों ने बोला कि माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर स्पेस भी काफ़ी अच्छा था। दैट्स वाई पापा ने ये प्रीफर की। तो 2019 में हमने इसको लिया था और इसका ये बेस के एक ऊपर वाला मॉडल M4 है और ये हमें अप्रॉक्स फाइनेंस हमने करवाई थी, तो अप्रॉक्स हमें ये 14 लाख की पड़ गई थी सब कुछ मिला तो के। अभी तक ये कितना आपने चला दी है इस गाड़ी को? इस गाड़ी को तो मैंने अभी 3 साल हुए हैं, 3 साल और कुछ महीने हो चुके, तो इसको मैंने 1 लाख से ऊपर चला लिया, 1,21,000 हो चुका है इसका। तो भाई अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब 1,21,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। तो इनसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। तो भाई एक और इसमें सवाल आता है, इसमें आपको क्या क्या अच्छाई लगी या क्या क्या बुराई लगी? पहली बात तो मैं बताऊं, जितनी बड़ी ये गाड़ी है उसके हिसाब से बोलते सब कि अर्टिगा का माइलेज बहुत अच्छा है, बट उस तरह से कोई निकाल नहीं पाता। बट जब मैंने इसको चलाया, पहली बार डीजल थी और डीजल का आपको पता माइलेज काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इसको हाईवे पे लिया है इसका 20 का माइलेज। अगर आप नॉर्मली 70-80 के बीच चलाते हो, क्योंकि क्रूज़ तो आता है नहीं, आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा चलाते हो, क्योंकि आप रैप ड्राइविंग करोगे तो माइलेज नहीं आएगा। तो मैंने इसमें ले लिया 20 का माइलेज मेरे को दे देती, और एसी में आप मान लो कि 17-16 ऐसे दे देती। अच्छा, जैसे जो कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ियों में इसका परफॉर्मेंस ऐसा है वैसा है या थोड़ी सी कम है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, जैसे ये गाड़ी इतनी बड़ी थी तो उसके हिसाब से इंजन काफ़ी छोटा दिया महिंद्रा ने, तो पहाड़ों में तो मेरे को पावर लैग बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप एसी में चलाओगे तो मेरे को तो लगता नहीं कि ये, इसका ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है और बिना एसी के आराम से आप 4th-5th गियर में पहाड़ों में चल सकते हो, बट माइलेज ड्रॉप होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो प्रेजेंट टाइम में जो भी गाड़ी आ रही है, जैसे अर्टिगा हो गई, XL6 हो गई, इनोवा को तो अपन अभी साइड में रखते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू देम इसमें आपको क्या, मतलब कि क्या सही लगा, उनसे बेटर इसमें क्या है? आप बोल सकते कि मेरे को तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे अर्टिगा वगैरह से, और वैसे भी इसको बोलते इनोवा के टक्कर है बनाया गया था, बट इनोवा का तो कोई टक्कर है नहीं इससे, है ना, क्योंकि वो कहाँ और ये हाँ। कहाँ, है ना। बट अर्टिगा से मेरे को कंफर्टेबल लगी और उससे ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि उसके मतलब थर्ड रो में उतना स्पेस नहीं है, और जितना इसमें है उतना किसी में नहीं, क्योंकि इसकी जो बीच वाली मतलब सीट है वो थोड़ा स्लाइडेबल है, तो हमें अच्छा खासा स्पेस पीछे ही मिल जाता है, तो उनसे मेरे को कंफर्टेबल लगी है। और थर्ड रो जो अर्टिगा का है इसका है, तो उसमें थर्ड रो इसका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी सीट वगैरह, और इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेस भी मेरे को अर्टिगा ज़्यादा इसमें मिलता है थर्ड रो में। तो गाइस, हमने अलग से एक अर्टिगा का वीडियो बनाया था, साथ ही साथ किया कैरेंस का ही बनाया था। तो रही बात थर्ड रो की, तो मैंने भी बैठ के इस पर देखा थी, फिर से आपको बैठ के दिखाऊंगा कि एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा इसमें ज़्यादा अच्छा थर्ड रो में स्पेस आपको मिलेगा। तो भाई अगर अर्टिगा जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एंड इस टाइम जो फीचर की कमी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं खलती है कि नहीं खलती? फीचर की कमी है, बट एक तरह से देखा जाए तो फीचर्स का उतना यूज़ होता नहीं है। हाँ, एक तरह से लगता है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो फीचर्स कमी कहीं कहीं होती है, बट मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा यूज़ होता नहीं। मैं हाईवेज़ वगैरह में ज़्यादा चलता हूँ, या फिर गाँव में चला, नॉर्मली आदमी करता है कि सॉन्ग सुना, और ऐसे लोकल में चलता तो क्रूज़ वगैरह कोई काम में आता नहीं, तो इतना मैनेज कर लेते। आज तक कोई फीचर वाली गाड़ी रखी नहीं, पहली गाड़ी थी तो उतना लगता भी नहीं। अगर हाँ ऐसा होता कि एक फीचर वाली गाड़ी होती और फिर इसमें शिफ्ट होते, तो कहीं ना कहीं कमी हमें फील होती है। अच्छा, जब इसको आप देखने गए होगे तो उस टाइम पे इसके अलावा और कुछ तो सोचे कि कौन सी लेनी है, कौन उस सी टाइम पे नहीं? मेरे माइंड पे क्या था, XUV 300 थी। बट मेरे जो फादर थे उन्होंने बोला नहीं, हम बोलेरो लेंगे, क्योंकि होता है ना कि गाँव में रहो तो लोग वही होता है, बोलेरो मतलब वो तो नाम से बिकती, बोलेरो, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो नाम से बिकती है, तो उन्हें बोलेरो पसंद थी, बट मुझे XUV 300 पसंद थी। तो पापा को फिर जब देखने गए तो ये कलर पर्सनली उनको अच्छा लगा और गाड़ी अच्छी लगी, दैट्स वाई इन्होंने ये ले ली। जैसे आपने बताया कि पहले आप XUV 300 लेने गए थे एंड बुलेरो लेने गए थे, उसमें तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी मिलती है, तो आप डायरेक्ट इस पे शिफ्ट हो गए उन दोनों को छोड़ के, तो उसकी कुछ ना कुछ कहानी तो होगी।
एक्चुअली क्या पहली गाड़ी थी, बट मैंने सुना था कि बोलेरो में भी 170 आई थिंक सो की ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और इसके भी मैंने स्पेक्स वगैरह चेक किए थे तो इसमें 170 बोला गया। बट जब इसको मैंने लोकल वगैरह में चलाया तो समटाइम्स क्या होता है ना, आगे से ये जो है इसका बम्पर वगैरह नॉर्मल सा टच हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर गाड़ी ये फुल है, काफ़ी लोग इसमें, जैसे 8 सीटर गाड़ी है, अगर गाड़ी में आप 8 बंदे बैठा के जाते हो तो जो बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं, फिर बड़े गड्ढे होते हैं, तो इस गाड़ी का जो ये चेचिस सिस्टम होता है बीच का, ये ब्रेकर्स में टच हो जाता है आराम से, क्योंकि इसका काफ़ी नीचे है ग्राउंड क्लियरेंस बीच में, और ये गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी अच्छे तो दब जाती है पूरी, तो बीच में बहुत ज़्यादा टच होती है लोड गाड़ी में। और रही बात कंफर्ट की, बिकॉज आप जितने भी गाड़ी इस सेगमेंट में देखते हैं, एमपीवी सेगमेंट में देखते हैं, उसमें कंफर्ट टॉप नॉच सबसे पहले चीज़ कंफर्ट ही होता है। तो इसमें कैसा कंफर्ट है? किया कैरेंस, अर्टिगा एंड इनोवा को तो भी हटा ही देते हैं। पर्सनली मैंने किया कैरेंस देखी नहीं है, बट मैंने अर्टिगा देखी है और अर्टिगा में बैठा भी हूँ, बट जितना कंफर्ट मेरे को ये इसमें लगा, मेरे को लगता नहीं अर्टिगा में होगा, और किया कैरेंस में तो नहीं बोल सकता, बट अर्टिगा से तो बेस्ट इसका कंफर्ट है मेरे को लगा। तो एक और सवाल कि अभी तक महिंद्रा मेरे ख्याल से सभी गाड़ियों को उसका फेसलिफ्ट लेके आ रहा है, जैसे स्कॉर्पियो एन हो गई, स्कॉर्पियो क्लासिक हो गई, XUV 300 का जो टर्बो स्पोर्ट्स आया है वो भी हो गई। तो इसका आपको फेसलिफ्ट क्या लगता है कि इसका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि इसका फेसलिफ्ट महिंद्रा को लाना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा ने क्या किया कि बाकी सभी गाड़ियों को एक बार फेसलिफ्ट लेके आया, और ये गाड़ी इंडिया में कुछ खास चली नहीं है, क्योंकि पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आती। एक तरह से मानता हूँ इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से इंजन काफ़ी छोटा है, पावर लैग वगैरह भी है, बट कंफर्टेबल मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा कोई गाड़ी इस सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट में दे सकती है। मेरा जो सेकंड सवाल था वो यही होने वाला था कि गाड़ी इतनी अच्छी है, सब कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन ये बिकी क्यों नहीं इंडिया में? मुझे नहीं लगता क्यों नहीं बिकी। समटाइम्स होता है कुछ लोग का इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आता, एक्सटीरियर लुक नहीं आता पसंद। समटाइम्स मतलब लोगों का होता है ना कि कुछ गाड़ियाँ उनकी चॉइस में रखी होती है। अगर गांव में आप देखो तो बोलेरो, स्कॉर्पियो, फिर छोटे सेगमेंट में क्रेटा वेटा आ जाती है। अभी किया कैरेंस इसके टक्कर में आ गई, और कहीं ना कहीं इसके मार्केट डाउन होने का ये भी रीज़न है कि अर्टिगा आ गई थी। तो अर्टिगा का डिज़ाइन वाइज अच्छा था, मेंटेनेंस काफ़ी था, और मारुति की गाड़ी लो मेंटेनेंस में मानी जाती है, स्पेस भी इतना ही बड़ा था। तो कहीं ना कहीं मेन इसका फ्लॉप होने का रीज़न ये है कि अर्टिगा मार्केट पे थी इससे पहले। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? ये जो बाहर निकले हुए हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती, हालांकि मतलब महिंद्रा ने उस टाइम पे सोचा तो अच्छा था कि कपड़े का देते, क्योंकि इससे क्या होता है रोड नॉइस काफ़ी कम हो जाती है, बट सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट में बस ये 2-3 स्क्रू दिए थे, तो जब ये प्रेशर वॉशिंग होता है फिर मड वगैरह इसमें लग गया तो ये हैवी होकर फट जाता है पूरा। तो सबसे बड़ा तो कायदे से अगर ये चिपका होता पूरी तरीके से बॉडी के साथ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता, जैसे XUV 700 में हाँ, वैसा होता तो बेटर होता। तो भाई अभी आप इसको चला के देखेंगे एंड देखेंगे क्या कैसी इसकी हैंडलिंग है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो भाई जो सबसे ज़बरदस्त मेरे को चीज़ इसकी लगती है, इसका आप डैशबोर्ड देख रहे हो, जा रहा है एकदम, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। या मैं इसके लिए छोटा हूं या ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जब ही बैठते ही मेरे को जो समझ में आया थोड़ी सी, जैसे मेरी हाइट 5'8" है, तो उस हिसाब से इसमें अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा सही है। लेकिन अगर मेरी हाइट 6'1" या 6'2" होती तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पे हमको कमी देखने को मिल सकती थी। तो भाई जैसे अभी अपन ग्राउंड पे चला रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो स्टीयरिंग है वो सुपर लाइट है। एंड यही चीज़ अभी अपन अगर जाएंगे क्या कहते हैं हाईवे पे या मेन रोड पे चले जाएंगे, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी ना, तो थोड़ी सी आपकी स्टीयरिंग इसमें बड़े आराम से इसमें थोड़ी सी टाइट स्टीयरिंग हो जाएगी। चलाने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अभी अपन सीधे चलेंगे मेन रोड पे। भाई इसका क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी वाली से भी ज़्यादा सॉफ्ट इससे मेरे को अभी से फील आ रहा है। और दोस्त कंफर्टेबल गाड़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने कैरेंस भी चलाई, अर्टिगा भी चलाई, आपने वीडियो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे है लिंक, आप देख लीजिएगा। कंफर्टेबल बहुत है भाई। जैसे आप इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो ना, जैसे मैं अभी पहुंच चुका हूँ 70-80 के करीब, तो इसकी जो रिस्पांस है, इसके स्टीयरिंग रिस्पांस जो है ना वो बढ़ चुका है, मतलब कि हल्का टफनेस आ गई है इसकी स्टीयरिंग पे। फील किया अभी ये जो पावर है वो 1500 RPM के बाद आ रही है, मतलब कि जो अभी 5th गियर लगाओगे तो और पावर आ जाएगा पावर। हाँ।
मतलब इनिशियल पिकअप इसका बहुत कम है, बट हाँ ये जो मेन पावर है 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम के बाद आती है, फिर फील होता है। आप पंजे में पैर रखो तो रिस्पॉन्स मिलता है आपको। पहले में तो ऐसा लगता है कि गाड़ी इससे ऊपर जानी नहीं है, दम घुट रहा है। और इसमें जर्क भी ज़्यादा फील नहीं आता है, कंफर्टेबल बहुत है। कंफर्टेबल बहुत। हाँ, एक तरह से ये भी बोल सकते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि इंडिया में अच्छी चीज़ें कई बार नहीं चल पाती है। मेरे को तो यही लगता है, इसीलिए मैं बोला कि इसका एक फेसलिफ्ट आना जरूरी है। हाँ, जैसे अभी आपका इनोवा का फेसलिफ्ट आया हाई क्रॉस, तो मच बेटर है कि इसका भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको, अभी अपन थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करेंगे इससे, क्योंकि 170-180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट। बट देखेंगे कि वो पावर जो आता है ना, वो कैसा उस पर वैसे रिएक्ट करेगी गाड़ी। भाई अभी अपन आ गए हैं इस रोड पे, हल्की सी ऑफ रोडिंग है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। इसमें ज़्यादा झटके आपको नहीं समझ में आएंगे, बॉडी रोल आपको हल्का फुल्का समझ में आएगा, नो डाउट। तो जैसे अभी अपन यहाँ पे आ गए हैं एंड जो मैं आ चुका हूँ इसके सेकंड रो पे, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। एंड इसका एसी वैसे भी बहुत चर्चित है। जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कुछ इतना है। एंड तो जैसे इसको 1.5 लाख किलोमीटर हो गया है, 2.5 साल से ऊपर की हो गई है ये गाड़ी, तो अभी तक जिसकी सर्विस कॉस्ट आती है वो कितनी, एवरेज ऑन एन एवरेज कितनी सर्विस कॉस्ट आती है? ऑन एन एवरेज इसकी 6 to 7 आ जाती है, बट अगर आप एक्सटर्नल काम करवाते हैं उसमें तो फिर प्राइस बढ़ जाता है, बट 6-7 ऐसे रहती है ज़्यादा। तो भाई इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, एंड उसकी वो भी डीजल, तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो अब 6-7 थाउजेंड आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि कोई ज़्यादा खर्चा भी इस पर नहीं है, और आप 7 आदमी 8 आदमी एक बार में बैठ के कहीं भी जा सकते हो। तो अगर इन 2.5 साल में आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा या आफ्टर मार्केट इसमें लगवाया क्या? आफ्टर मार्केट ज़्यादा कुछ नहीं, और लॉकिंग नहीं आती कंपनी से, एकदम बेसिक था, तो मैंने आफ्टर मार्केट वो करवाया था। और इसका सबसे बड़ा मैंने ये करवाया था कि इसमें मतलब 55 वॉट के 4 बल्ब आते थे, अपर और डिपर करके। तो हाईवे में जैसे मैं ट्रैवल करता तो काफ़ी कम थ्रो था, वैसे करवाना तो नहीं चाहिए, बट मैंने 90 वॉट के इसमें फिर हेलोजन डलवा लिए थे। एलईडी नहीं डलवाए थे क्योंकि आंखों में बहुत चुभते हैं, और हाईवे में बस में चलना होता है, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ानी थी मुझे, तो मैंने इसमें 90 वॉट के हेलोजन डलवाए थे बस वाला। तो गैस अब चलते हैं थर्ड रो में एंड देखते हैं कि थर्ड रो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल है। तो गैस जैसा आप देख पा रहे होगे, मेरी हाइट 5'8" 5'9" करीब है। तो यहाँ पे अपन इस वाले सेकंड रो के नीचे थोड़ी सी जगह भी है, तो आप पैर भी फैला सकते हो एंड कंफर्टेबली आप इसमें 3 आदमी बैठ के जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको थोड़ी सा आप आगे भी कर सकते हो। हेडरूम में कोई दिक्कत है नहीं, एंड एसी इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सोच लो कितना ज़्यादा इसका जो फ्लो है वो टॉप नॉच, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। थर्डली यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है दोनों साइड, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसका जो क्वार्टर पैनल है ना, यहाँ से आपको जो कैबिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है। तो भाई चढ़ना और उतरने की अगर बात करें ना, तो अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा इजीली तरीके से आप इस पर चढ़ सकते हो, बिकॉज अर्टिगा में आप थोड़ी सी स्लाइड ही कर सकते हो। इसमें आप टॉगल करके यहाँ तक यहाँ पे बड़े ही आराम से एक अडल्ट भी बहुत ही आराम से आपके थर्ड रो में चला जाएगा। ये थी कहानी अपने मराजो M4 की। एंड स्पेशल थैंक यू फॉर सागर भाई, जो आपने वीडियो पे आने के लिए इतना टाइम दिया मेरे को। एंड वन मोर थिंग गाइस, सागर भाई के एक और चैनल है फ्लाइंग हसल के नाम से, उसमें उसके बारे में आप कुछ बताओ सागर। नॉर्मली कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत कार्स वगैरह का मतलब शौक है मेरे को भी, तो वही सोच रहा मैं स्टार्टिंग करता, अभी बेसिक है, स्टार्टिंग ही की मैंने अभी, तो बस धीरे धीरे करके उसको थोड़ा अपडेट करूँगा चैनल को भी। एंड वन मोर थिंग गाइस, सागर भाई की इंस्टाग्राम आईडी लिंक पे दी रहेगी, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा एंड नीचे भी दी हुई है। एंड अगर आपको इससे रिगार्डिंग आप कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है तो आप उस पर जाके DM कर से इनसे बात कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।